एजुकेशन पे खर्च करना इस सरकार में अपराध है। आप एजुकेशन की बात नहीं करेंगे इस देश के अंदर। आप साइंस की बात नहीं करेंगे। आप रिसर्च की बात नहीं करेंगे इस देश के अंदर। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते। लेकिन जिस देश में एजुकेशन की इज्जत नहीं है, 1 लाख करोड़ का बजट है सेंट्रल गवर्नमेंट का टोटल मिला के एजुकेशन का। और ये मुश्किल से मुझे लगता है कि पिछले 11 सालों में जो 0.65% का मनमोहन सिंह के टाइम में जीडीपी का देते थे, अब 0.25 पे आ गया। हम हमेशा से कहते आए कि चाइना ने अपनी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के अंदर मास्टरी इतनी कर ली है कि सारे देश उसके सामने झुकते हैं। अमेरिका भी झुकता है और साथ में जापान भी झुकता है और कोरिया भी झुकता है। किसी के पास कोई रास्ता नहीं है। हम चाइना की पावर को शायद पहचान नहीं पा रहे हैं। चाइना हमको क्रिपल कर रहा है हर फील्ड के अंदर। अब पाकिस्तान को चोट लगी है तो अल्टीमेटली चाइना को चोट लगती है, क्योंकि उसको तो जीने मरने का आपस में उनके कस्में वादे हैं ना पाकिस्तान के साथ। एक डर ये है दुनिया में कि इंडिया एज ए इमर्जिंग इकोनॉमी इज ए थ्रेट टू सम ऑफ द बिगर पावर्स एक्चुअली इकोनॉमिकली। और शायद वो नहीं चाहेंगे कि इंडिया या इस दुनिया के अंदर एक और महाशक्ति उभरे। सरकारें दरअसल क्या है कि प्रॉफिट सोचती हैं। हर चीज में प्रॉफिट नहीं होता साहब। हम 65 साल जीतते रहे, हम अगले 11 साल में हार गए। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष जो हुआ है अभी पहलगाम आतंकी नरसंहार के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और उस दौरान जो संघर्ष हुआ, तो संघर्ष और फिर विराम और अब उसके बाद से लेकर जो स्थितियां हैं, इन सब के बीच एक बार फिर भारत की कूटनीतिक जो स्थिति है या विदेश नीति है, फिर वो उजागर हुई है और बहुत सारे प्रश्न, चाहे वो कूटनीतिक मसले से जुड़े हुए हों या विदेश नीति से जुड़े हुए हों, सवाल पूछे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। सरकार को जो जवाब देना चाहिए वो आ नहीं रहे हैं। और जो ऑपरेशन सिंदूर है, उसे कहीं ना कहीं जो राजनीतिक लाभ लेना है, उसे भुनाने में प्रधानमंत्री जी लग चुके हैं। ताबड़तोड़ उनकी जो यात्राएं देश के अलग अलग राज्यों में हो रही हैं। अभी जब ये मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड करना आरंभ कर रहा हूं, आज 31 मई का दिन है और इस समय 11:15 बज रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में हैं। महिला सम्मेलन कर रहे हैं और उसमें निश्चित तौर पर पीछे जो कहीं एक निगाह है, नजर है, तो वो भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है, उस पर है। अभी हम बीते 3-4 दिनों से देख रहे हैं लगातार, वे पहले गुजरात में 2 दिन रहकर आए, फिर बिहार रहकर आए और आज पहुंचे हुए हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। तो ये सब तो चल रहा है। उधर हम ये देख रहे हैं कि दुनिया के जो देश थे, जो संघर्ष हुआ हमारा, उस संघर्ष के दौरान भारत बहुत अलग थलग पड़ा हुआ नजर आया। बहुत मुल्कों ने हमारा साथ जो उम्मीद थी नहीं दिया गया और इसके बाद जो हमें दुनिया के देश हैं वहां अपनी स्थिति को साफ करना चाहिए। स्वयं प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए, जो और बड़े लोग हैं उन्हें जाना चाहिए, तो वो तो जान ही रहे हैं और डेलीगेशंस गए हुए हैं और डेलीगेशन की स्थिति क्या है वो हम देख रहे हैं, पा रहे हैं। उधर जो मोदी जी के खास मित्र हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने तो यही कहा है कि जो सीज फायर कराया था हमने कराया है, कई बार कह चुके। और मैं जब ये प्रोग्राम मैं पुनः कहूंगा रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आज भी उनकी ओर से निकल कर आया है कि उन्होंने पुनः कहा है कि जो ये सीज फायर था वो उन्होंने ही कराया है। ये सब तो अपनी जगह है। इन सब के बीच जो संघर्ष हमारा हुआ, तो हमने देखा था कि कई मुल्क जो पाकिस्तान के साथ खड़े थे, चाहे वो अजरबैजान हो, अन्य हो, या चीन ने जैसा उसका साथ दिया, तो अब चीन की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और वो उसकी जो मार या प्रहार है, उसे कहीं ना कहीं एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर देखा जा रहा है। तो वो क्या है स्ट्राइक और उसके क्या कुछ आने वाले दौर में जो दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, और वो तो ठीक है। अभी उस स्ट्राइक से भारत में हड़कंप मचा हुआ है। खासकर जो दुनिया का सबसे बड़ा जो इंडस्ट्री, माफ कीजिएगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, तीसरे क्रम पर आता है भारत। वहां जबरदस्त हड़कंप की स्थिति और बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री है, उद्योग जगत है, जहां हड़कंप है। और साथ साथ ये जो चीन ने स्ट्राइक की है, इससे जो भारतीय सैन्य इंजीनियरिंग है वो भी कहीं ना कहीं सकते में है। दिल्ली में बहुत हंगामा है और मैं बता दूं आपको कि गोदी मीडिया ये खबर आपको कभी नहीं बताएगा। नहीं, वो ये जो देश के समक्ष एक बड़ी गहरी जो चीन की ओर से चोट हुई है, संकट पैदा हुआ है, इस पर वो बात कभी नहीं करेगा। वो तो ऑपरेशन सिंदूर और कैसे सरकार को महिमा मंडित करना है, इसी में लगा रहेगा। तो जो स्थितियां हैं, ये जो खास जो मैं कह रहा हूं कि चीन की स्ट्राइक है, इस पर बातचीत करने के लिए हम चलेंगे बहुत बहुत खास मेहमान के पास। पहले मैं उन्हें जोड़ता हूं, जुड़ गए हमसे
हमारे साथ हैं, आप जाना पहचाना चेहरा है, आप इन्हें दिनेश के बोहरा साहब हैं। दिनेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा। और मैं दर्शकों को बता दूं, हम हमारे चैनल पे आप इन्हें देखते हैं, सुनते हैं। कल भी इसी मसले पर थोड़ी सी बात दिनेश सर से हुई थी और हमने तभी तय कर लिया था कि दिनेश जी इस मामले में बात करेंगे। दिनेश जी जो है आर्थिक मामलों के जानकार हैं, आप विदेश मसलों पर लिखते हैं, पढ़ते हैं, साथ साथ आपके अपने खुद के चैनल है न्यूज टाइम, उस पर आप उनकी तल्ख और तीखी टिप्पणियां जो बहुत सटीक विश्लेषण देखते सुनते हैं। और आप इंडियन रेवेन्यू सर्विस के रिटायर्ड अफसर हैं, इन दिनों टिप्पणीकार भी हैं, और एक हम कह सकते हैं कि सुधी जर्नलिस्ट की भूमिका में आप हैं। बहुत बहुत स्वागत पुनः करूंगा वोरा साहब। और ये जो जिस स्ट्राइक की मैंने बात की, खासकर जो किया गया है, जो हमारा वहां जो चीन ने वो स्ट्राइक क्या है, खासकर जो उन्होंने हमारे जो एक वो रोक दिया है, सप्लाई रोकी है, उसके बारे में पूरा बताइएगा। बहुत बहुत नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को भी। अ, संजीव भाई, ये जो युग है ना, ये जो सदी है, ये सदी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की सदी है। और ये सदी वो सदी नहीं होगी जिसमें आप किसी की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को जीत लो। ये सदी वो भी नहीं होगी जहां पर आप किसी के ऊपर अपना लार्ज स्केल इकोनॉमिक प्रभुत्व भी जमा सको। ये सदी है प्रभुत्व की, कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को कौन मास्टर कर सकता है। जो भी देश क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को मास्टर करेगा, वो पूरी दुनिया पर राज करेगा आने वाले सालों में। ये बात तय है। चाइना के अंदर होता क्या है कि हर 10 साल में कम्युनिस्ट पार्टी की एक मीटिंग होती है और वो अगले 10 सालों का एजेंडा तय करते हैं कि हमने कौन सी टेक्नोलॉजी के अंदर या कौन से क्षेत्र में अपना रिसर्च वर्क करना है। और करीब करीब 25-30 साल पहले की बात है कि जब इस बात का एहसास हो गया था कि कंप्यूटर्स अब दुनिया को नेविगेट करेंगे और कंप्यूटर के अंदर जो चीजें होती हैं सारी की सारी, जो उसके हार्डवेयर्स हैं, उसके अंदर जो भी इंप्रूवमेंट होंगे या जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज आएंगी, वो कई किस्म की हो सकती हैं। तो उसको कैसे मास्टर किया जाए। तो तब उनको लगा कि एक तो सेमीकंडक्टर का फील्ड है जिसके ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। दूसरा उनको लगा कि जो रेयर अर्थ का फील्ड है, जो 17 रेयर अर्थ हैं दुनिया में, एक्चुअली वो इतने रेयर है नहीं। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनकी रिफाइनिंग लोगों को आती नहीं, देशों को आती नहीं। और ये जो 17 रेयर अर्थ हैं, इसके नाम बता देता हूं। सीरियम है, यूरोपियम, प्रासियोडाइमियम, यट्रियम, ल्यूटीरियम, लिथियम, गैडोलिनियम, होल्मियम, थुलियम, डिस्प्रोसियम, सुमारियम, लेंथेनम, स्कैंडियम, नियोडाइमियम, यट्रबियम, एर्बियम और प्रोमीथियम। ये इनके नाम है। अब ये चीज जब आती है तो उसके बाद एक और चीज आती है जिसके ऊपर चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने सोचा था कि दुनिया को वो कंट्रोल करेगा। और हो सकता है आज जब लोग उस बात को सुन रहे हैं मुझसे, तो उन्हें लगेगा कि क्या ये वास्तव में इतना इंपॉर्टेंट था। और चीन ने उस टाइम रियलाइज किया कि पूरी दुनिया के ऊपर एक और चीज जो रूल करेगी वो होगी बैटरी। दुनिया का कोई गैजेट ऐसा नहीं होगा जो बैटरी के बिना चलेगा। लैपटॉप्स हों, कैमरास हों, मोबाइल्स हों, या 10 किस्म के जो गैजेटरीज हैं आज की दुनिया में, वो सब उसके ऊपर चलेंगे। इवन जो सैटेलाइट्स हैं वो भी बैटरी पे चलेंगे। इवन जो रॉकेट्स हैं उनको भी पुशअप के लिए बैटरी की जरूरत पड़ेगी, इग्नाइट करने के लिए। तो बैटरी एक ऐसी चीज हो गई जो सिर्फ कार और स्कूटर में नहीं, एक क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के रूप में उभरी। तो उनके सामने 3-4 फील्ड आए। एक सेमीकंडक्टर आया, एक बैटरी आया, एक रेयर अर्थ आया, और एक आया ग्रीन एनर्जी का, उसमें कि यहां पर मास्टरी करनी है। आपको हैरानी होगी संजीव भाई कि जिस टाइम बैटरी टेक्नोलॉजी और बैटरी केमिस्ट्री के ऊपर चाइना ने कोर्सेज स्टार्ट किए, इस टाइम 55 यूनिवर्सिटीज में कोर्सेज हैं उनके अप्रोक्सीमेटली। पूरी दुनिया में बैटरी केमिस्ट्री और बैटरी टेक्नोलॉजी पे किसी यूनिवर्सिटी में कोई कोर्स नहीं है सिवाय चाइना को छोड़ के। और ये कोर्सेज उन्हें 20 साल पहले स्टार्ट कर दिए थे। और आज उनको उस बैटरी केमिस्ट्री और बैटरी मेटलर्जी के अंदर हजारों उनके पास ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स और पीएचडी हैं।
अमेरिका में आपको 10 बंदे नहीं मिलेंगे जो कि बैटरी केमिस्ट्री के या बैटरी मेटलर्जी के एक्सपर्ट हों। तो आज देखो कि दुनिया भर में बैटरी किसकी है? चाइना की। हर कार, हर स्कूटर की बैटरी उनकी है। मोबाइल्स की बैटरी उनकी है। आप कोई भी गैजेट ले लो, सारी बैटरी बैटरी पे 90% जो अधिकार है वो चाइना का है। अगर आज चीन बैटरी देना बंद कर दे तो पूरा दुनिया कोलैप्स हो जाएगा। फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर पे आए, वो सेमीकंडक्टर को मास्टर किया। आज दुनिया का करीब करीब 60 से 70% जो सेमीकंडक्टर है, जो मिडिल लेवल का है, वो सब चाइना से आता है। और फिर तीसरी चीज आती है रेयर अर्थ, जिसकी हम आज बात भी कर रहे हैं। यस सर, यस ये सर, सर। 17 एलिमेंट्स और रेयर अर्थ के जो प्रोडक्ट हैं उसको कहा जाता है हॉट मैग्नेट्स, रेयर अर्थ मैग्नेट्स। अब ये रेयर अर्थ के जो मैग्नेट्स है ना, ये अपने आप में एक ऐसी चीज है जिसके सामने दुनिया भी घुटने टेकती है। चाइना के पास रेयर अर्थ की पूरी दुनिया के करीब करीब 40 से 50% मिनरल्स हैं, लेकिन करीब करीब 70 से 80% प्रोडक्ट है, क्योंकि वो रिफाइनिंग ज्यादा करता है। कमाल इस बात का है कि दुनिया में कोई और एक ऐसा देश नहीं है जो ए से लेके जेड तक का काम करता हो, एक हाथ को छोड़ के। जहां पे मतलब आप मिनरल भी निकालोगे, फिर रिफाइनिंग भी करोगे, फिर उसका प्रोडक्ट भी बनाओगे। एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं। अमेरिका के पास बहुत ज्यादा मिनरल्स नहीं है, लेकिन जितने भी हैं वो उसको फाइनल प्रोडक्ट तक नहीं लेके आ पाता है। तो उसका प्रोसेस वो निकालेगा, निकाल के फिर ये बोलेगा थोड़ा सा सेकंड मैं प्रोसेस बहुत के क्षमा अंदर। चाहता हूँ, मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ कि हम ये तो ठीक है, आप जो उदाहरण तो ठीक है आएंगे, लेकिन जो ये हमारा जो रेयर अर्थ को सप्लाई रोकी गई, क्योंकि मैं इसमें ये देख रहा था कि हमारा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है और खासकर बजाज ऑटोमोबाइल के जो ईडी है राकेश शर्मा जी, उनका जो कल एक बयान आया है वो बड़ा चिंताजनक है। वो कह रहे हैं कि जुलाई के बाद पूरी इंडस्ट्री ठप हो सकती है यदि ये सप्लाई तत्काल चालू नहीं हो पाई तो, क्योंकि 45 दिन का वक्त दे रहे हैं जो आवेदन भारत पहुंचे हुए हैं। आपने कुछ चीजें उसमें स्पष्ट की थी मैंने जब के आपसे बात कर रहा था। तो ये कितना हड़कंप पैदा कर रहा है, दिल्ली तो हड़कंप में है, क्या सोल्यूशन क्या, और ये जो वास्तविकता कहां क्या खड़ी हुई है ये जो रियर अर्थ के बाद। तो मैंने बताया ना कि रेयर अर्थ जो सिर्फ चाइना के पास अवेलेबल है, बाकी जिसके पास भी छोटा मोटा अवेलेबल है वो एक्सपोर्ट नहीं करता। तो हमारे पास सोर्स क्या है? एकमात्र सोर्स 100% का चाइना है। यस सर। और चाइना अगर ये स्ट्राइक हम पे कर देता है, जैसे कि किया उसने अभी, तो हम मुसीबत में आए। और बजाज के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उन्होंने बड़ी क्लियर कट बात कही कि हमारे पास अगर रेयर अर्थ नहीं मिलता तो जुलाई से प्रोडक्शन ठप हो जाएगा। और सर उनका ही नहीं, भारत की सारी ऑटोमोबाइल ठप पड़ती है, टू यस सर। व्हीलर्स हो या फोर व्हीलर्स हो। ये एक पार्ट है उसका। अब हड़कंप मचा तो फिर वो कहते भी सप्लाई हम कैसे होगी? संभवतः साढ़े हम चार सौ तीसरी का हम दुनिया की तीसरी उस ऑटोमोबाइल सेक्टर के तीसरे हम वो हैं, तीसरे स्थान पर खड़े हुए हैं। करोड़ों आप उसका भी कुछ जो नंबर्स होंगे आपको शायद होंगे आपके पास वो भी, और फिर इससे हमारे रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं सर, ये भी प्लीज स्पष्ट कीजिएगा। मैं फिर टोका क्षमा चाहूंगा। नहीं, कोई बात नहीं। करीब करीब हिंदुस्तान की इकोनॉमी का 40% हिस्सा जो है वो ऑटोमोबाइल के आसपास घूमता है। सर। इसमें ऑटोमोबाइल की बिक्री भी है, उसमें गैरेजेस भी हैं, उसमें सड़कें भी आ जाती हैं, उसमें पेट्रोल पंप भी आ जाते हैं, उसमें क्या कहते हैं कि टोल टैक्सेस भी आ जाते हैं। तो ऑटोमोबाइल के आसपास पूरी दुनिया घूमती है। इवन अमेरिका का अगर आप इतिहास देखो तो ऑटोमोबाइल से बने हैं वो। यस सर। जर्मनी का इतिहास देखो तो उनकी 50% जो इंडस्ट्री है सारी वो ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री है। तो सर। ऑटोमोबाइल और कम्युनिकेशन दो ऐसी इंडस्ट्री होती है जो आपको फीड करती है, पूरी इंडस्ट्री को अपलिफ्ट करती है। अब यहाँ पर क्या हो गया ना एक्चुअली कि हमारी सिर्फ ऑटोमोबाइल ठप नहीं होगी, हमारे तो एक तरह से कहा जाए तो पूरा का पूरा जो नया इकोसिस्टम जो हमने डेवलप किया है वो सारा का सारा ठप होने के कगार पर आ गया। मैं ऑटोमोबाइल ने उस सवाल में भी आने वाला था कि आगे ये जो इसके रिपरकेशन, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी शर्तें लगा दी हैं कि आप ये जो वो भी हमारा सैन वो भी इंजीनियरिंग है आप उसमें उपयोग नहीं करोगे, वो शायद बताएंगे आगे। मैं वही पूछा, तो आप करिएगा, कंटिन्यू करिएगा जी ये प्लीज। हॉट मैग्नेट्स यूज कहाँ होते हैं? एनर्जी के फील्ड में होते हैं, जहाँ पे विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है दुनिया के सारे उसमें यूज होते हैं। ये टॉप लेवल के मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उसमें यूज होते हैं। ये एरोस्पेस में और डिफेंस में यूज होते हैं। ये सैटेलाइट्स में और आपके मोबाइल फोन्स में यूज होते हैं। ये कम्युनिकेशन की हर किस्म की जो चीज होती है उसमें यूज होते हैं। ये आपके रडार्स और मिसाइल्स और मिलिट्री हार्डवेयर में यूज होते हैं। ये आपके ऑटोमोबाइल में यूज होते हैं। ये रोबोटिक्स में यूज होते हैं। ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं। ये ऑडियो वीडियो टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं। ये कहाँ यूज नहीं होते? आज आज की जो नई टेक्नोलॉजी है, जो क्रिटिकल फील्ड्स हैं, हर जगह यूज होते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप हैंडीकैप्ड हैं, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। इंडिया की एक के बाद एक जो पूरी इंडस्ट्री है वो उसके ऊपर ठप होती नजर आती है अगर वो पूरा का पूरा ब्लॉक कर देता है। चाइना ने कंडीशन रख दी, जो कि राकेश शर्मा ने बताया कि
30 एप्लीकेशन चाइना के पास इस टाइम पेंडिंग है हमारी इंडस्ट्री की, भाई आप हमको ये दो। वो कहते हैं कि आप बताओ कि कहाँ इसको लगाओगे, उसके फोटोग्राफ दो, उसका डिस्क्रिप्शन दो, और आप वादा करो कि आप इसको अमेरिका को डाइवर्ट नहीं करोगे, किसी और देश को डाइवर्ट नहीं करोगे, आप जिस चीज के लिए बता रहे हो उसी के लिए उसको यूज करोगे, और किसी भी मिलिट्री वेयर के लिए यूज नहीं कर सकते इसको। यानी कि अगर कोई ऐसी, सपोज करो एक ऑटोमोबाइल बन रहा है, सपोज करो कि एक जीप बन रही है, और जीप किसी भी कंपनी की हो सकती है बड़ी, और उस जीप के अंदर सपोज करो कि ये रेयर अर्थ लगा है, जो लगा होगा, तो फिर आप उसको मिलिट्री को नहीं बेच सकते आप उसको, यानी कि आप मिलिट्री यूसेज के लिए नहीं कर सकते। तो यानी कि आप इंडिया की जो आर्म फोर्सेज है उसको भी क्रिपल कर रहे हो, जो इंडिया की एयरफोर्स का जो एक स्ट्रेंथ होता है उसको भी क्रिपल कर रहे हो, जो आपकी हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी, उसको भी क्रिपल कर रहे हो। हम तो चारों तरफ से घिर गए ना। तो चाइना तो क्या है, जो कहता नहीं है वो करता है, वो मुसीबत ये है। हम हमेशा से कहते आए कि चाइना ने अपनी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के अंदर मास्टरी इतनी कर ली है कि सारे देश को उसके सामने झुकते हैं, अमेरिका भी झुकता है, और साथ में जापान भी झुकता है, और कोरिया भी झुकता है। किसी के पास कोई रास्ता नहीं है, कोई उसकी पूरा प्रोसेस में जा ही नहीं पाता कि मैं इसको कैसे करूंगा। अब इसको क्या समझा जाए इस दुनिया में, ये जो सारा का सारा मसला निकल के आया जो चाइना ने किया है, जिससे हमारी सरकार परेशान है। इसलिए आप सुनेंगे कि बायकॉट टर्की है, बायकॉट अजरबैजान है, लेकिन बायकॉट चाइना नहीं है, क्योंकि चाइना को बायकॉट करने का मतलब है कि कई ऐसी चीजें हैं जो हम चाइना पे 100% डिपेंडेंट हैं, और वो नहीं आती तो हमारी इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाती है। इसलिए हमको थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ता है। यहाँ पर दादागिरी से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर वो शोबाजी से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर समझदारी से काम चलेगा। और फिर हमें ये सोचना चाहिए कि आज सैकड़ों हजारों करोड़ के हम सेमीकंडक्टर के प्लांट्स लगा रहे हैं। ये सेमीकंडक्टर के जो प्लांट्स, जो प्रोडक्ट है, वो भी रेयर अर्थ के बिना पूरे नहीं होते हैं। हम बहुत सारे आज की डेट में मिलियंस ऑफ अपना मोबाइल फोन इंडिया में असेंबल कर रहे हैं, सैमसंग के हों, एलजी के हों, एप्पल के हों। अच्छा, उसके अंदर भी रेयर अर्थ आता है। तो यानी कि चाइना अगर इसको रोक देता है तो ये तो हमको सब जगह हिट कर देगा ना अल्टीमेटली। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे वो इंडिया को हिट नहीं करेगा। दूसरा, अगर मैं एपीआई का एग्जांपल लूं, जिससे दवाइयां मैं फिर सारी एपीआई के बनती हैं पहले दुनिया में। एपीआई पे मैं आऊंगा, मैं पूछना चाहूंगा कि ये चाइना को किस चीज पे हमारी, देखिए अभी प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले कहा था, वो कह रहे थे कि उन्होंने नाम नहीं लेते हैं चीन का, वो धीरे से कहते हैं कि छोटी आंख वाले गणेश जी। उन्होंने ये भी कहा कि जो विदेशी सामान है उसकी सूची बनाई है। सच क्या है वो जानते, कितने हजारों करोड़ का आप बिजनेस कर रहे हैं, चाइना से आयात कर रहे हैं हर चीज का। और ये जो सब कहना, क्योंकि ये भी आपने जैसे एप्पल फोन के हमारे आंकड़े थे कि हम चाइना से शायद ज्यादा असेंबल कर पा रहे थे, भी जो मार्च अप्रैल के आंकड़े आए हुए हैं। तो ये क्या, इसको उसको कौन सी चीज हर्ट की हुई, और वो उसकी जो अदावत या लड़ाई तो फिलहाल में चल रही थी यूएस से। यूएस उसको जिस तरीके से उनका जो वो वार चल रहा था, टैरिफ वार था, तो हमें क्यों बीच में लपेटा। और ये क्या पाकिस्तान के साथ जो हमारा संघर्ष हुआ उसमें कहीं कुछ, क्योंकि आप विदेश नीति पर बहुत सारी निरंतर आप लिखते भी हैं, आप उस पर टिप्पणियां भी करते हैं, तो क्या देखते पाते हैं। फिर वो एपीआई पे मैं उसके बाद आऊंगा, इसको आप थोड़ा हमारे दर्शकों को सरल भाषा में समझाइएगा प्लीज। सर, विदेश नीति बड़ी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है यहाँ पर आज की डेट में। इसको इतनी आसानी से नहीं समझा जा सकता है, समीकरण रोज बदल रहे हैं यहाँ पर। पाकिस्तान को तो सपोर्ट है ही, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। एक्चुअली पाकिस्तान हैज बिकम ए बैटल ग्राउंड बिटवीन चाइना एंड अमेरिका, कि दोनों उसके ऊपर अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी ऐसी है कि शायद ही कोई कंट्री उसको छोड़ना चाहेगा। अब पाकिस्तान को चोट लगी है तो अल्टीमेटली चाइना को चोट लगती है, क्योंकि उसका तो जीने मरने का आपस में उनके कस्में वादे हैं ना पाकिस्तान के साथ में। तो एक डर ये है दुनिया में कि इंडिया एज ए इमर्जिंग इकोनॉमी इज ए थ्रेट टू सम ऑफ द बिगर पावर्स एक्चुअली, इकोनॉमिकली। और शायद वो नहीं चाहेंगे कि इंडिया या इस दुनिया के अंदर एक और महाशक्ति उभरे। अमेरिका ने पहले बहुत कोशिश की थी कि चाइना एक महाशक्ति के रूप में ना उभरे, उसने सारी प्रयत्न कर लिए, सारे कोशिश कर लिए, वो फेल हो गया, लेकिन चाइना उभर के आ गया। तो अब अमेरिका ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, चाइना तो भी उभर के आ गया है। लेकिन हाँ, उसमें एक चीज मैं कहूंगा कि चाइना को अगर मैं देखूं तो एक चीज, अगर आप यूएस से कंपैरिजन करेंगे तो आप पाएंगे कि उसके अंदर एक बहुत सिग्निफिकेंट लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है यूएस चाइना में। वो दुश्मन भी हैं, वो दोनों दोस्त भी हैं। ट्रम्प ट्रम्प वन से ट्रम्प टू में चेंज हो गए हैं, यानी कि दोनों की पॉलिसीज में जमीन आसमान का फर्क है। दोनों के बीच में अभी कोई एंगेजमेंट नहीं है, कोई आइडियाज का एंगेजमेंट नहीं है। दोनों के बीच में कोल्ड वॉर है इस टाइम, और बहुत बड़ी कोल्ड वॉर है। लोग इसको रियलाइज नहीं करेंगे। और दोनों के बीच में एक स्ट्रेटजिक कंपटीशन है। कंपटीशन है कि कौन सुपरमेसी की पोजीशन में आएगा, साइंस में हो, टेक्नोलॉजी में हो, इंजीनियरिंग में हो, मेडिसिन में हो, मिलिट्री पावर में हो।
इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस में हो, बीआरआई जिसको कहते हैं, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव हो। तो ये जो कोल्ड वॉर जो इमर्ज हुई है, जिसका एक जो लेटेस्ट एग्जांपल है, जो मैंने शायद अपने आज के एक सुबह के इशू बताया था कि चाइना ने अपना यूएनओ फ्लोट कर दिया। ये दुनिया के लिए हैरानी की बात है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन फ्लोट करके उसने अपनी पावर दिखाई है कि मैं क्या हो सकता हूं। अमेरिका भुचक्का है, वेस्ट भुचक्का है, चाइना ने किया क्या? हांगकांग को हेडक्वार्टर बना दिया और 85 देश उसकी ओपनिंग कन्वेंशन में आए। इससे पता लगता है कि चाइना का दुनिया में प्रभुत्व कितना है। और 33 कंट्री बिकम द फाउंडिंग मेंबर ऑफ दैट वन, उसमें साइन कर दिए कल उन्होंने। ये दुनिया में शायद मैं कहूंगा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर जो मीडिएशन आया है, ये इन 25 सालों की सबसे बड़ी घटना है दुनिया की। इससे बड़ी कोई घटना नहीं है। चाइना हैज क्रिएटेड राइवल टू यूएनओ और बताया कि तुम निकम्मे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। और चाइना ने इस कोल्ड वॉर में एक नया फेस पेश किया। हमें पहचानने की जरूरत है विदेश नीति में। चाइना कहता है कि दुनिया मुझे समझती है कि मैं एग्रेसर हूं। चाइना कहती है कि मैं लोगों की जमीनें हड़प कर जाता हूं। लेकिन अब चाइना कहता है मैं आपके सामने भगवान बुद्ध के रूप में आ रहा हूं। मैं एक मीडिएटर हूं। मैं दुनिया में शांति चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि दुनिया के अंदर मेरी वजह से मीडिएशन हो, आपकी देशों के बीच के मसले सॉल्व हो, कंपनियों के बीच में मसले सॉल्व हो। और इस कन्वेंशन को अटेंड किसने किया था? 20 इंस्टीट्यूशन ने। उसमें सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन जिसने अटेंड किया वो कौन था? यूनाइटेड नेशन। कमाल की बात है कि चाइना कन्विंसेस यूनाइटेड नेशन टू कम टू दिस कन्वेंशन, जो उसके राइवल यूएनओ को खड़ा कर रहा है। आप चाइना का प्रभाव देखिए कि डिप्लोमेटिकली कितना बड़ा है और टेक्नोलॉजिकली कितना बड़ा है। अब यहां से जो कोल्ड वॉर स्टार्ट होती है, ये और ज्यादा इंटेंस होगी इस समय। एक क्वेश्चन उठता है, ये जो कॉम्पिटिटिवनेस है अमेरिका के साथ, क्या ये एब्रप्ट है या प्लान्ड है, या फिर ये चाइना को एक बार फिर से रिजुविनेट कर रही है कि मैं ठंडा पड़ गया था, तो ये जो अमेरिका के साथ जो कॉम्पिटिटिवनेस है, ये उसको फिर से एक नए प्लेटफॉर्म पे एक मोटिवेट करके एक नया एक डोमेन प्रोवाइड करेगा। चाइना से क्या अमेरिका या भारत डीकपल हो सकते हैं या डी लिंक हो सकते हैं? पता ही नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं। ये सबके लिए कॉस्टली है। चाइना वो नहीं चाहेगा। लेकिन अमेरिका का एक डिसीजन जो अभी आता है, जो कहते हैं कि जो भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में चाइनीज स्टूडेंट्स हैं, उनके वीजा कैंसिल कर दिए जाएंगे। ये फियर क्यों है सब? क्योंकि वो स्टूडेंट निकलेंगे, अपने कंट्री में वापस जाएंगे और उन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के अंदर चाइना को एम्पावर करेंगे। तो जो रेयर अर्थ के जो बैन आ रहे हैं इस टाइम, वो सारे के सारे उसको उसी लाइट में देखा जाए। मैं समझता हूं कि जितनी भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, सेमीकंडक्टर अमेरिका उस पर डिपेंडेंट है, इंडिया डिपेंडेंट है, बैटरी टेक्नोलॉजी 90% डिपेंडेंट है, सोलर एनर्जी 100% वर्ल्ड इज डिपेंडेंट सर ऑन दैट, बल्कि 99% कहा जाए। इसका एक अंदाजा लगाइए कि चाइना के जो वेफर्स और इनगोट्स होते हैं सोलर के, वो उसका जो प्रोडक्शन है पिछले साल का, वो 32 लाख टन का है। 32 लाख टन का। और उसके मुकाबले जो दुनिया का सेकंड प्रोडक्शन सेंटर है वो जर्मनी है, जो 75,000 टन है। क्या कहीं कोई कंपैरिजन है? तो आप सोच सकते हो कि बैटरी टेक्नोलॉजी हो या ग्रीन एनर्जीज हो या रेयर अर्थ हो, कहीं पे कोई कसर छोड़ी नहीं। और उसने हर चीज पे मास्टरी हासिल कर ली है, दुनिया को गुलाम बना लिया है। और अब ये नई ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करके वो कहता है मैं तो भगवान बुद्ध हूं, मेरे पे यकीन करो। मुझे लगता है कि हम एक ऐसे ऑक्टोपसी जाल के अंदर फंस चुके हैं जहां से हम निकल नहीं सकते। इंडिया शायद इस क्रिटिकलिटी को पहचान ही नहीं पा रहा है। हम कुआं खोदने की कोशिश कर रहे हैं जब आग लग चुकी है। जैसे कि बजाज ने भी कहा और कई और कंपनियां भी कह रही हैं कि हो क्या रहा है। और आप इसके अंदर जो अपनी जो नई सलाहियत है कि रिफाइनिंग की करनी है और वहां तक लेके जाना है, आप पहुंच नहीं सकते। आपको 10 साल और चाहिए होंगे कम से कम। एकमात्र कंट्री जो यूरोप में इसमें प्रवीण हो गया, उसका नाम सुनेंगे तो लोग हैरान होंगे, कहेंगे यार ये कहां पर है। इसका ज्योग्राफी में नाम ढूंढेंगे, उसका क्या कहते हैं लोकेशन ढूंढेंगे, एस्टोनिया। एस्टोनिया कहां पर है भाई? यहाँ पर Estonia has one country which is separated from the Russia. They have the prowess to मिनरल टू फाइनल प्रोडक्ट इन रेयर अर्थ सर। अब उसको पूरा यूरोप फीड कर रहा है कि भैया तू कर, मैं तेरे को पैसे देता हूं, मैं तेरे को पैसे देता हूं। कितनी डिपेंडेंस आप उसके ऊपर रख सकते हो? लेकिन हम चाइना की पावर को शायद पहचान नहीं पा रहे हैं। चाइना हमको क्रिपल कर रहा है हर फील्ड के अंदर। एक ही मकसद है कि इंडिया को थोड़ा सा पंगु बना दिया जाए, इंडिया इमर्ज ना हो पाए, और जहां कहीं भी इमर्ज होने की कोशिश करे उसे चोट मार दी जाए वहां पर। फिलहाल तो यही होता नजर आ रहा है, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे बाकी जो मैंने सारे एरियाज गिनाए हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल, बिल्कुल। अगर मैं हम मैं रेयर अर्थ जी। के बिना मिसाइल भी नहीं बना पाएंगे, हम यस सैटेलाइट सर, नहीं मैं बना यही यही पाएंगे, पूछ रहा था कि रॉकेट भी नहीं सैन्य बना जो पाएंगे। हमारा सैन्य इंजीनियरिंग है उसमें कितने बड़े इस समय, यदि ये पूरा सप्लाई जिस तरीके से वो पेश आ रहा है,
और आप कह रहे हैं प्रमाण पत्र दीजिए, वहां उपयोग नहीं करेंगे। तो उन क्षेत्र में, क्योंकि हम आत्मनिर्भर होना चाह रहे थे, उस क्षेत्र में हमारी ये थी कि हम ये लगाने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, हम अपने अपने हथियारों से दुनिया को दिखाएंगे। तो वो कितना बड़ा सेटबैक वहां है सर? बहुत बड़ा सेटबैक है साहब। सेटबैक इसलिए कि आप जो प्रोडक्ट बनाना भी चाहते हो और आपके पास रेयर अर्थ अगर अवेलेबल ही नहीं, तो आप करोगे कैसे उसको? तो आप तो हैंडीकैप हो उसके बिना अल्टीमेटली सारे के सारे। मुझे लगता है कि हम एक बड़ी क्रिटिकल मोड पर आकर खड़े हो गए इस समय। हमें ये नहीं समझ आ रहा है कि हम क्या करें। हम बात तो करते हैं आत्मनिर्भर की, लेकिन हमने किसी क्रिटिकल सेक्टर में कुछ भी पैसा नहीं लगाया। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ। चाइना का जो एनुअल इन्वेस्टमेंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर, वो $550 बिलियन है। $550 बिलियन के अप्रोक्सीमेटली इंडिया का पूरा बजट एक्चुअली। आप सोचिए ना, हम एक साल में $5 बिलियन भी खर्च नहीं करते रिसर्च के ऊपर। और रिसर्च के नाम पे बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं, जो स्टाफ की तनख्वाह होती है वो दे देते हैं। रिसर्च के नाम पे इंडिया में कुछ नहीं होता है। हमारे यहाँ की कल्चर ये है कि अगर कोई रिसर्च करने को जाता है, जनरली कोई एक दिमाग निकल के आता है, तो हमारे यहाँ जितना जो ब्यूरोक्रेसी है या एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोवेस है, वो उसको किल करने में आते हैं। इसको मार दो, खत्म कर दो, इसको इनोवेट मत करने दो, इसको कोई भी चीज इन्वेंट मत करने दो। और अदरवाइज जब कुछ मिल जाएगा छोटा मोटा, तो एक आईएएस अफसर आएगा कि मेरे सुपरविजन के अंदर ही सारा हुआ है, तो मैं इसको सुपरवाइज किया था। उसको धेला पता है क्या हुआ था यहाँ पर। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम साइंटिस्ट को या साइंस को हम सी ग्रेड समझते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन को टॉप लेवल पे समझते हैं कि उनसे बुद्धिमान कोई नहीं है। लेकिन जिस देश में एजुकेशन की इज्जत नहीं है, 1 लाख करोड़ का बजट है सेंट्रल गवर्नमेंट का टोटल मिला के एजुकेशन का, और ये मुश्किल से मुझे लगता है कि पिछले 11 सालों में जो 0.65% का मनमोहन सिंह के टाइम में जीडीपी का देते थे, अब 0.25 पे आ गया। आप हर साल कट करते हो। आपको अभी 2.25 लाख करोड़ का आरबीआई से डिविडेंड मिला, क्या आपने कहा कि मैं इसको एजुकेशन में खर्च करूंगा? नहीं। एजुकेशन में खर्च करना इस सरकार में अपराध है। आप एजुकेशन की बात नहीं करेंगे इस देश के अंदर। आप साइंस की बात नहीं करेंगे, आप रिसर्च की बात नहीं करेंगे इस देश के अंदर। अगर आप नहीं करेंगे, तो फिर आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते। चाइना इज गोइंग टू देन पेंट यू लेफ्ट राइट एंड सेंटर, आई एम टेलिंग यू। और आप उसके बाद असहाय होके बगले झांकते नजर आएंगे। आप कुछ नहीं कर पाएंगे, जो मर्जी आप कर लीजिए। आप बिल्कुल तेजस बिल्कुल। बनाने की बात करते हो, इंजन बनाने की बात करते हो, सब बिना रेयर अर्थ के आप इंजन बनाओगे कैसे सर? मुझे बताओ ना आप। यस सिंपल सी यस। बात है, हम समझने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। नहीं, आपने सर बात की अभी, वो जो हम एपीआई की हम बात करने जा रहे थे कि जेनरिक मेडिसिन में भारत दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर, और हम यूएस को एक बहुत बड़ा 1 लाख करोड़ के आसपास का सप्लाई करते हैं। और सबसे खास बात, अभी आपने नौकरशाही की बात की, ब्यूरोक्रेसी की बात की। हम देखते हैं, पाते राहुल गांधी निरंतर कह रहे हैं कि आप उद्योगों को बचाइए, जो छोटे उद्योग हैं, मझोले उद्योग हैं, जो हमारी इंडस्ट्री है भारत की, उसको, उस सेक्टर को आप लेकिन सुनने को तैयार नहीं, जो आपने बात की। और इसमें बहुत बड़ी वजह है सर, जो हमारे यहाँ लाल फीताशाही, इंस्पेक्टर राज कहने को है, मोदी सरकार और डबल इंजन की हमने सब खत्म कर दिया। ये क्या यही वजह है? और जो एपीआई है, इसमें तो हम शायद दुनिया को सप्लाई करते थे, ये इंडस्ट्री खत्म कर दी गई। आज हम सिर्फ चाइना पे निर्भर हैं। इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया सर? एक टाइम था कि हम दुनिया में काफी अग्रणी थे इसके अंदर, और हमारे पास बड़ी बड़ी कंपनियां थी जो एपीआई बनाती थी। एपीआई का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, इसका पूरा नाम ये है। यस सर। ये बेसिक चीज है जिसके आधार पर आपकी दवाइयां बनती हैं। कोई भी ब्रांडेड हो या जेनरिक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और धीरे धीरे इंडिया ने अपनी इंडस्ट्री खत्म कर दी कई दशकों में, और टोटली चाइना पे डिपेंडेंट हो गए। अब पिछले 2 साल में थोड़ा सा फर्क आया कि जहां पर इंडिया करीब करीब 70 to 80% चाइना पे डिपेंडेंट है, और 20% हम अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं। लेकिन इसको भी मार दिया गया, हर इंडस्ट्री को किल किया गया, मैं आपको बताऊं। और किल करके वो सारा बिजनेस उनको सौंप दिया गया। 7,521 शायद आइटम है जो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं यस सर। सर। एग्जैक्ट यस सर। करीब 7,500 कुछ आइटम, राउंड फिगर में इतना है। साढ़े यस। सात हजार आइटम्स है। आप सोचिए कि हम उन आइटम्स को भी मंगाते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं, जिसको हम खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसमें बच्चों के खिलौने भी हैं, बच्चों के क्रेयॉन्स हैं, नोटबुक्स हैं, चित्रकारी की बुक्स हैं। आपको सुनकर हंसी हो आएगी संजीव भाई, एक ऐसी चीज भी हम इंपोर्ट करते हैं, अगर लिस्ट में आप देखोगे तो यू स्टार्ट लाफिंग, आई एम टेलिंग यू, कि क्या हम इतने ज्यादा चाइना पे डिपेंडेंट है। व्हाट इज कॉल्ड ए वॉकिंग स्टिक। यस सर। यस सर। वॉकिंग स्टिक इज बीइंग इंपोर्टेड बाय इंडिया सर। क्या वॉकिंग स्टिक हमारा जो कुटीर उद्योग है वो नहीं बना सकता था? या पुराने टाइम में हमारे बुजुर्गों के पास छड़ी नहीं होती थी चलने के लिए? क्या मतलब, एक शर्मिंदगी इस हद तक है। अब होता क्या है ना कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को किल किया गया, वो इंस्पेक्टर राज के चक्कर में सारा किल हो गया, वो बचा ही नहीं कुछ भी।
लेकिन कुछ सुनता है क्या? कुछ सुनने को तैयार है क्या? आप उसको आजादी देना चाहते हैं कि नहीं? आपको गला घोटते हैं। आप एक इंडस्ट्री लगाते हो, पता लग रहा है आपने 100 करोड़ लगाया तो 70 इंस्पेक्टर आ जाएंगे कटोरा लेके, मेरे को पैसे दो, मेरे को पैसे दो। अरे आपकी इंडस्ट्री चलती है नहीं चलती, उनको पैसे चाहिए और उनका एक ही काम है कि इसकी गलती निकालो, उसको पनिश करो। व्हेन ए कंट्री इज आउट टू पनिश द इंडस्ट्री, सर, इंडस्ट्री कैनॉट फ्लोरिश। चाइना का मॉडल अलग है सर, वो उसको कोलैबोरेट करते हैं, वो कहते हैं आप प्रोड्यूस करो, आपके घर में कोई इंस्पेक्टर नहीं आएगा। हमारे यहाँ तो ये हो रहा है, तो एपीआई अब धीरे धीरे कुछ बड़ी इंडस्ट्री आ रही है उसके अंदर। मुझे लगता है और 5 से 10 साल लगेंगे जहां पे हम 70 से 80% अपनी जरूरत का पूरा कर सकें। आई डोंट नो, हमें सुसाइड करने की आदत है और हम इंडस्ट्री के मामले में हम सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं। पता नहीं कब ये आदत छूटेगी हमारी और कब हम प्रोग्रेस के पाथ पर आगे आएंगे सर। बिल्कुल, इस समय क्या जरूरत दिखाई पड़ रही थी, क्या कुछ होना था, चाहे वो प्रधानमंत्री स्तर पर भारत के जो क्या इस मौके पर जो अभी ये जो रेयर अर्थ मैग्नेट वाला जो मसला है, क्या किया जाना था? अभी कुछ शुरुआत दिखती नहीं है। जो उद्योगपति हैं वो अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नजर आ रहा है फिलहाल में। क्या आपके फीडबैक है सर इसको लेकर? पर एक आध सवाल, दो सवाल में खत्म कर दूं। 2 साल पहले की बात है, इंडिया में बड़ा हो हल्ला मचा। इंडिया में लिथियम मिल गया, लिथियम मिल गया, अब हम पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करेंगे, हम धन्ना सेठ हो गए। क्या आज तक कोई एक माइन का टेंडर हुआ सर? ऑक्शन हुआ कहीं पे? क्या कहीं पे कोई एक प्रोडक्शन सेंटर स्टार्ट हुआ? 2 साल हो गए हैं। आप कहते नहीं, वो कश्मीर की माइंस तो बड़ी मुश्किल है, उसमें निकालना तो बहुत महंगा पड़ेगा, इससे अच्छा तो हम चाइना से मंगा ले, वो ज्यादा सस्ता है। जब आप इन हालात में आ जाओगे तो आपकी जो विल पावर है प्रोड्यूस करने की, वो कहां जाएगी? सरकारें दरअसल क्या है कि प्रॉफिट सोचती हैं। हर चीज में प्रॉफिट नहीं होता साहब। आपको कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए पैसे इन्वेस्ट करते हैं, वो कहीं और से निकलेंगे, अभी यहां से नहीं निकलेंगे। तो कई बार आपको लॉसेस भी सहन करने पड़ते हैं। आप एग्रीकल्चर में पैसे लगाते हो ना, सब्सिडी देते हो ना, तो कई बार क्रिटिकल एलिमेंट्स के अंदर आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, लेकिन आप लगाने को तैयार नहीं हो और आप एनकरेज करने को तैयार नहीं हो। आप इतनी कंडीशंस लगा देते हो, साथ में कहेगा यार मैं यहां से यार मिनरल निकालने जा रहा हूं, मैं तो मर जाऊंगा यार। सरकार को उससे पहले रॉयल्टी चाहिए, डिविडेंड चाहिए, सब कुछ चाहिए। सरकार पहले कटोरा लेके खड़ा हो जाती है। हम दरअसल, हमारा माइंडसेट खराब है सब, हमारा माइंडसेट मैन्युफैक्चरिंग में है ही नहीं। हम एक सर्विस इकोनॉमी है, हम सर्विस इकोनॉमी ऊपर जा सकते हैं, वही थोड़ा बहुत चलता रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम, वो एक माइंडसेट होता है बॉयलर सूट का, जो यूरोप में था, अमेरिका में था, जापान में था। जब तक आप बॉयलर सूट पहन के फैक्ट्री में जाके ग्रीस में हाथ गंदे करने की माइंडसेट नहीं डेवलप करोगे ना, तक आप कुछ नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड ब्लू कॉलर इकोनॉमी। हम है व्हाइट कॉलर इकोनॉमी। तो हमारे यहाँ कोई फैक्ट्री में जाके काम नहीं करना चाहता, बैठ के लैपटॉप लेके काम कर लेंगे। इसलिए आप जितना मर्जी कुछ कर लो, हमारी ब्यूरोक्रेसी उसको थ्रॉटल कर देगी। हमारी इस समय मैन्युफैक्चरिंग 13.5% पे आ गई सर, जो 17% थी 5 साल पहले। 13.5% पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग है। किसी को फिक्र नहीं है सर, किसी को फिक्र नहीं। टू हेल विद। मुझे लगता है कि इस कंट्री में किसी को फिक्र नहीं तो कोई क्या करेगा? कोई क्यों इस कंट्री की तरक्की के बारे में सोचेगा? कोई सोचना ही नहीं चाहता सर, सच बात तो ये है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने सर एक बात की, शीत युद्ध की बात की, और ये क्या ये शीत युद्ध दौर लौट आया है जिस तरीके से ये सब चल रहा है सारा का सारा? 100%, 100%। चाइना और अमेरिका का शीत युद्ध क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में भी है, वर्ल्ड इन्फ्लुएंस के अंदर भी है, मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर के अंदर भी है। और कहीं ना कहीं जो मैंने बताया ना कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन जो आया है, ये वेस्ट को जवाब है कि मैं भी अपनी एक इंस्टीट्यूशन खड़ी कर सकता हूं, मैं भी अपना एक मुकाम बना सकता हूं। आप यूएनओ बना सकते हो तो मैं ये बना सकता हूं। ये शीत युद्ध का एक ताजा उदाहरण है और उसने 85 कंट्री को अपने साथ में खड़ा करके पहले दिन बता दिया कि ये मेरी पावर है। ये टसल है साहब, वेस्ट वर्सेस चाइना की। अब ये टसल है आने वाली सदी में, जो बचे हुए साल हैं, कि कौन इस दुनिया पे रूल करेगा। और उसमें मुझे लगता है कि अमेरिका और वेस्ट पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। यूरोप तो पूरा जा चुका, खत्म हो गया, यूरोप इज सिंकिंग। हमारे हमारे विश्वगुरु कहाँ है? एक उस पे भी हम थोड़ा। कहीं भी नहीं है जब तक हम क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को मास्टर नहीं करते हैं सर। हम कहीं नहीं है दुनिया में। हम फिर वही सब असेंबलिंग वाली बात करेंगे, हम पेचकस उठाएंगे, चार अपना स्क्रू लगाएंगे, उसको जोड़ेंगे और जोड़ के भेज देंगे, लेकिन उसका सारा मटेरियल कहां से आ रहा है हम उसके बारे में नहीं सोचते। मैंने एक कभी पीछे एपिसोड किया था जिसमें मैंने कहा था कि आप इंडिया में अगर मैन्युफैक्चरिंग को ऊपर लाना चाहते हो तो आप 500 करोड़ रुपए तक की एक इंडस्ट्री को बिल्कुल मुक्त कर दो। कोई लाइसेंस नहीं, कोई इंस्पेक्टर नहीं है। 500 करोड़ की इंडस्ट्री को जीएसटी से मुक्त कर दो और
500 करोड़ तक का जो मतलब उसका मेकिंग जो होता है कि कितने फैक्ट्री बनती है, और उसके ऊपर एक नया टैक्स लेके आओ, टर्नओवर टैक्स, और उससे कहो कि सिर्फ मैं 5%, अगर आपका 500 करोड़ का टर्नओवर आता है तो 5% यानी कि 25 करोड़ रुपए आप टैक्स दे दोगे, कोई और टैक्स आप पर नहीं लगेगा। यू स्टार्ट ए न्यू एंड यू सी 5 साल के अंदर 2030 तक आप एक चमत्कार इंडिया में पैदा कर दोगे। एंटरप्रेन्योर्स की कमी नहीं है, ब्रेन की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है। अगर आपने कह दिया कि 500 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री आप लगा सकते हो आज, और आपको कोई लाइसेंस राज नहीं है, मैं आपको यकीन से कहता हूं साहब, हिंदुस्तान किंग बन सकता है। लेकिन ये करेंगे नहीं, क्योंकि ये वो फार्मूला है जो इंडिया में ऑलरेडी सर्विसेज में लागू है सर। आप सर्विसेज में इंडस्ट्री खोल सकते हैं, कोई भी एक छोटा सा सर्टिफिकेट ले लो और अब स्टार्ट कर दो, और आप अपने यहाँ पर 50 कंप्यूटर रख दो, एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बना लो, कोई लाइसेंस राज नहीं, कुछ नहीं है, बट दे आर मिंटिंग मनी, आई एम टेलिंग यू, एंड दे आर एक्सपोर्टिंग द गुड्स आल्सो, सो कॉल्ड सर्विसेज जैसे कहते हैं। 387 बिलियन डॉलर का हमारा एक्सपोर्ट है सर्विसेज का इस साल का, तो हमें उसको अंडरमाइन नहीं करना है। अगर वो फॉर्मूला आपको सिर्फ सर्विसेज का अगर यहाँ पे लागू करते हो, 500 करोड़ की इंडस्ट्री स्टार्ट करो, देयर विल बी मैजिक एंड मिरेकल इन दिस कंट्री। Whether political class has the courage to do it, it depends on them. Otherwise, India will just keep on struggling, dragging, and maybe ऐसे ही चलता रहेगा सर। राइट। मैं एक अंतिम सवाल आपसे करूंगा, एक आखिरी सवाल मेरा होगा कि ये जो स्थितियां हैं, भारत हमने देखा कि अब जब ये संघर्ष हुआ पाकिस्तान के साथ तो हम अलग थलग दिखे, और दुनिया में जिस तरह की स्थिति है हर कोई हमें आंखें दिखा रहा है, ट्रंप से लेकर और फिर जी जिनपिंग जो है उनको हम देख ही रहे हैं क्या क्या कर रहे हैं। तो क्या ये जो भारत की 2014 के पहले सेक्युलर छवि थी और आज सिर्फ सैफरान हमें करना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये क्या बेहद बेहद भारी नुकसान हमें पहुंचा रहा है? इसी के चलते हम बिल्कुल चारों तरफ से घिर गए, अलग थलग हो गए। अंतिम टिप्पणी आपकी। बिल्कुल घिर चुके हैं। इसका राइट एग्जाम्पल इंडियन डायस्पोरा है जो पूरी तरह से सेफ्रनाइज हो चुका है। अब हिंदुओं से लोग डरना शुरू हो गए, बाहर हिंदुओं से लोग डरना शुरू हो गए। ब्रिटिश होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट में 2 बार हिंदू मिलिटेंसी का जिक्र हुआ पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर। क्यों हुआ है? हर जगह दुनिया में हिंदूज के प्रति लोग सस्पिशन क्यों पैदा कर रहे हैं? हमने 2 काम बड़ी सफलतापूर्वक किए मोदी सरकार ने। नंबर 1 की सेक्युलराइजेशन किया, और उसने हमारे सेकुलर कैरेक्टर को बर्बाद कर दिया। बल्कि इनको तो अच्छा लगता है, सेकुलर को सेकुलर बोलते हैं लोग, कि ये बताएं कि हम तो बीमार आदमी हैं, हम तो बीमार सभ्यता है एक्चुअली। लेकिन मूर्खता ये है कि यही आदमी है जब बाहर जाते हैं तो गांधी की मूर्ति के आगे फूल चढ़ाते हैं और बोलते हैं कि वी आर सेकुलर इंडिया, यहाँ पे सब धर्मों को एक एक समभाव से देखा जाता है। लेकिन वो सिर्फ आपका क्या कहते हैं रिसेप्शन है। रिसेप्शन स्वर्ग का है, उसके पीछे नरक है, वो मुसीबत है आपकी। तो हमारी जो छवि है बुरी तरह से डेंट हुई है, लोगों का यकीन हमारे ऊपर से उठ गया है कि हम एक उदारवादी हिंदू सभ्यता बन सकते हैं। मैं समझता हूं कि इसने इतना बड़ा डेंट किया है कि जिसकी रिकवरी शायद आने वाले डेकेड्स में भी नहीं हो पाएगी। ये कारण है कि दुनिया हमसे छिटक रही है, डिप्लोमेटिकली हमसे आइसोलेट हो रही है, और समझते हैं कि अगर इंडिया को कहीं ज्यादा मजबूत कर दिया गया, इंडिया कैन बी ए थ्रेट टू द वर्ल्ड, हिंदूज कैन बी ए थ्रेट टू द वर्ल्ड। अब जो लोग कहते नहीं हिंदू उदारवादी हैं, लेकिन जो चेहरा निकल कर सामने आ रहा है वो उदारवादी चेहरा नहीं है, वो कट्टरवादी चेहरा निकल के आ रहा है। तो इसलिए इस्लामोफोबिया के साथ हिंदू फोबिया निकल के आ रहा है, और हम फिर जाके वही बार गुण गाते हैं कि नहीं यार वो ऐसा है ना कि किसी भी धर्म का टेररिज्म से कोई ताल्लुक नहीं होता, जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं लेकिन हो नहीं पाता। एक और क्वेश्चन था आपका, क्या था जो साथ में था आपका? नहीं, मैंने यही कहा कि इसी के कारण हम यहाँ आके खड़े हो गए हैं, यही मैंने पूछा था कि यही इसीलिए है इसी हम के इतने कारण इसी के कारण कूटनीतिक हार हुई है हमारी बहुत बड़ी, और हम उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, और हम एक्चुअली हम बहुत मिजरेबल कंडीशन में इस टाइम क्रिटिकली। हमें कोई पसंद नहीं करता आज की डेट में दुनिया में, हमें लोग वीजा देना भी पसंद नहीं कर रहे हैं, लोग हिंदुओं से डर रहे हैं एक्चुअली। और उसमें इंडियन डायस्पोरा ने और तड़का लगाया, क्योंकि दैट इज द पिक्चर विच इज विजिबल इन द न्यूयॉर्क और द ऑस्ट्रेलियन सिटीज और मे बी इन ब्रिटेन और समवेयर एल्स। और कोई उस पिक्चर को पसंद नहीं करता। जो चीजें हमने 75 सालों में अपनी मेहनत से बनाई थी, पंडित नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, बाकी लोगों ने, कहते हैं ना कि रोम बनने में तो उम्र लग जाती है, डिस्ट्रॉय करने में 2 मिनट लगते हैं। इन्होंने इस हिंदुस्तान की ईथोस को, इसकी कल्चरल थिंकिंग को, जो आइडिया है, आइडिया दैट इज इंडिया, उस आइडिया को ध्वस्त किया, और ये बताने की कोशिश की कि हम टिट फॉर टैट करेंगे, हम इजराइल बनेंगे और हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। नकल करके ना कोई इजराइल नहीं बनता। हम भारत हैं, इसको भारत ही रहने दो। भारत भारत के रूप में ही जाना जाएगा, भारत कभी भी इजराइल के रूप में नहीं जाना चाहिए। हम मल्टी कल्चरल थे, मल्टी रिलीजियस थे, मल्टी थिंकर थे। हमारी जो मल्टी एक जो थिंकिंग है ना,
जब हम उस फैब्रिक को मेंटेन करेंगे, उस टेक्सचर को मेंटेन करेंगे, तभी हम भारत रहेंगे। अदरवाइज़ फिर भारत आपको अंदर से बटा हुआ नज़र आएगा, जैसे आज है। जो बटा हुआ देश होता है ना अंदर से, वो फिर बाहर के शत्रु का सामना नहीं कर पाता है और फिर बाहर वाले भी आप पर यकीन नहीं करते हैं। यहाँ पर हम हार गए। हम 65 साल जीतते रहे, हम अगले 11 साल में हार गए। क्या कहा जाए साहब? नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल वही अब चिंता का विषय है। बोरा सर, आपने एक-एक चीज़ खासकर जो रेयर अर्थ पर हम खास ये शो कर रहे थे कि उसके क्या-क्या दुष्परिणाम हैं, क्या-क्या हम आने वाले वक़्त में इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, उस पे आपने बहुत अच्छे से फ़ोकस डाला। और दूसरा जो हम बात कर रहे थे कि जो हमारी सेक्युलर छवि टूटने से कितना भारी नुकसान हुआ, उसे भी आपने बहुत स्पष्ट कर दिया और साफ कर दिया कि इस ज़रिए हम दुनिया में अपनी स्थिति को साफ भी नहीं कर सकते और अपनी जगह भी नहीं बना पाएँगे, नहीं चेते। और अभी तो प्रधानमंत्री जी, जैसा मैंने कहा कि वो लगे हैं कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको कैसे कैश करा ली जाए, लेकिन जो संकट विपदाएं अभी देश पे आई हुई हैं, बनी हुई हैं, उस और शायद ध्यान नहीं है उनका। और जितनी देर करेंगे शायद उतना ही हमारा नुकसान होने वाला है। आपने बहुत सारा समय हमें दिया वोरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो दर्शकों, आपने सुना, ये दिनेश के वोहरा साहब थे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि विदेश मामलों के भी जानकार और साथ में आप आर्थिक पक्ष को बहुत बारीकी से जानते हैं और उन्हें सारा कुछ खोल दिया। जो अभी चीन का जो वार है, प्रहार है, जो उसने हम पर एक स्ट्राइक की है, वो स्ट्राइक कितनी भयानक है, वो क्या कुछ इसके परिणाम होंगे आगे, अभी होना शुरू हो गए हैं, वो भयानक है। आपकी अपनी क्या राय है, आपकी अपनी क्या टिप्पणी है, इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कीजिएगा। और हमारी ये चर्चा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।